ओम योग ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम इस चैनल के माध्यम से योग विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं और योग ज्ञान पर चिंतन मनन और मंथन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे आज के सत्र का विषय मानव तंत्रिका तंत्र के विषय में अध्ययन करना है। हमने पूर्व की कक्षाओं में इस विषय पर अध्ययन किया है कि मानव शरीर की सबसे मूल रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं के सम्मिलित होकर कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है और ऊतक आपस में मिलकर अंगों का और अंग आपस में मिलकर सिस्टम या तंत्र अथवा संस्थानों का निर्माण करते हैं। संपूर्ण मानव शरीर कुल 11 तंत्रों में विभाजित किया जाता है। पूर्व की कक्षाओं के अंतर्गत हमने इन 11 तंत्रों के विषय में अध्ययन किया है। इसके साथ साथ हमने यह भी जाना है कि सभी तंत्रों का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है, सभी तंत्रों का अपना एक विशेष महत्व होता है और एक एक तंत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। किंतु यहाँ पर यदि एक सामान्य सा प्रश्न किया जाए, सभी तंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण तंत्र किसको माना जाता है, तो यहाँ पर एक सामान्य सा ही उत्तर आता है, मानव तंत्रिका तंत्र को अन्य सभी तंत्रों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे अधिक रेस्पॉन्सिबल और सबसे ज्यादा जिम्मेदार तंत्र माना जाता है। प्रश्न उत्पन्न होता है कि मानव तंत्रिका तंत्र क्या होता है। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं, शरीर का वह महत्वपूर्ण तंत्र जो बाह्य वातावरण के साथ हमारा सामंजस्य स्थापित करता है, इसके साथ साथ हमारी सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित, नियमित और संयमित करने का अथवा संयोजित करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है, मानव तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मैं इस विषय को एक बार पुनः इसकी पुनरावृत्ति करता हूं। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? मानव शरीर का वह महत्वपूर्ण तंत्र जो बाह्य वातावरण के साथ हमारा सामंजस्य, हमारा समायोजन स्थापित करता है। इसके साथ साथ हमारी सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का 3 वर्ड यहाँ पर प्रयोग में आते हैं, नियंत्रण, नियमन और संयोजन करना। ये 3 महत्वपूर्ण कार्य प्रतिक्षण करता रहता है। उस महत्वपूर्ण तंत्र को मानव तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है, मानव तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? मानव तंत्रिका तंत्र की सबसे मूल रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, मूल कोशिका होती है, जिसके द्वारा तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण तथ्य आता है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, इन न्यूरॉन्स में मिनिमम रीजनरेशन पावर पाई जाती है। मिनिमम रीजनरेशन पावर इज फाउंड इन नर्व सेल्स न्यूरॉन्स। और यहीं पर एक और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर इज फाउंड इन हिपेटिक सेल्स ऑफ लीवर। यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं, रीजनरेशन पावर से हम क्या समझते हैं, रीजनरेशन पावर किसको कहते हैं? रीजनरेशन पावर का अर्थ होता है, यदि किसी कारणवश एक बार कोशिका डेड हो जाती है तो उस कोशिका में पुनर्निर्माण की क्षमता को रीजनरेशन पावर कहा जाता है। मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, तंत्रिकाओं में, न्यूरॉन्स में सबसे कम रीजनरेशन पावर पाई जाती है, जिसका अर्थ होता है कि न्यूरॉन्स यदि एक बार नष्ट हो जाते हैं तो उनका पुनर्निर्माण बहुत देरी से होता है। और यकृत की हिपेटिक सेल्स में ये क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है। हम अपने मूल विषय पर आते हैं, मानव तंत्रिका तंत्र किसे कहा जाता है? मानव तंत्रिका तंत्र शरीर का वह तंत्र होता है जो सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, नियमन करता है और संयोजन करता है। और इसके साथ साथ जिसके द्वारा, जिसका कार्य बाह्य वातावरण के साथ हमारे समायोजन को स्थापित करना होता है। शरीर के उस महत्वपूर्ण तंत्र को
मानव तंत्रिका तंत्र की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है, ये तंत्रिका तंत्र कहाँ पर स्थित होता है, किस रूप में पाया जाता है, किस प्रकार इसकी संरचना होती है। यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मानव तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। बेसिकली अभी तक आपको स्पष्ट हुआ होगा तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। मैं एक बार थोड़ा अंग्रेजी भाषा में भी स्पष्ट करना चाहता हूँ। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंट्रोल एवरीथिंग फ्रॉम ब्रीदिंग, डाइजेशन, एंजाइम्स एंड टू मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। शरीर का एक ऐसा तंत्र होता है जो श्वसन और पाचन से लेकर इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धिमत्ता और हमारी स्मृति तक के महत्वपूर्ण कार्यों को करता है। ऐसे तंत्र को नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र की संज्ञा दी जाती है। यदि हम यहाँ पर डिस्कस करें कि ये किस रूप में शरीर में पाया जाता है, तो हमें यहाँ पर समझना होगा मानव तंत्रिका तंत्र को अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 वर्गों में 3 भागों में बांटा जाता है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। यदि हम नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन करें, इसका वर्गीकरण करें, तो आगे चलकर तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला भाग होता है जिसे कहा जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसका दूसरा भाग होता है जो कहलाता है परिसरीय तंत्रिका तंत्र, और इसका तीसरा भाग होता है जो कहलाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इस प्रकार तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभाजित होता है। सबसे पहला भाग कहलाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा भाग परिसरीय तंत्रिका तंत्र, और इसका तीसरा भाग कहलाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, 3 मेन टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। फर्स्ट वन इज नोन एज CNS, it means central nervous system. The second part is peripheral nervous system, it means PNS, peripheral nervous system. And the third part of nervous system is known as autonomic nervous system, ENS. So nervous system is divided into 3 main groups, 3 main parts, that is CNS, PNS and ANS. अब हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं आती हैं। मैं यहीं पर आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण अंगों का समावेश होता है। आप इस विषय को बहुत ही स्पष्टता पूर्वक समझें, कहीं पर भी कोई संशय, कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 प्रमुख अंग होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत 2 अंगों का समावेश होता है। सबसे पहले यहाँ पर आता है मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन, और इसका दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता है, वो होता है मेरुरज्जु या मेरुदंड, स्पाइनल कोड। सो द 2 important organs of central nervous system are brain and spinal cord. ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। यहाँ पर 2 विकल्प हमारे पास में आते हैं। पहला भाग होता है हमारा मस्तिष्क और दूसरा भाग होता है वो होता है हमारी स्पाइनल कोड। अब हम यहाँ पर इन दोनों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है मानव मस्तिष्क। यदि हम मानव मस्तिष्क के विषय में अध्ययन करें तो हमारे शरीर के सभी अंगों में सबसे उत्कृष्ट रचना, सबसे सुपीरियर ऑर्गन मानव मस्तिष्क होता है। मानव मस्तिष्क क्या है, शीर्ष भाग में अखरोट के समान एक संरचना होती है जो देखने में अखरोट के जैसी होती है। उस रचना को मानव मस्तिष्क की संज्ञा दी जाती है। और यहीं पर हम थोड़ा सा इसके विषय में अध्ययन करें तो पुरुषों में मानव मस्तिष्क के अंतर्गत पुरुषों में इसका भार 1350 ग्राम अर्थात 1350 ग्राम, और महिलाओं में इसका भार 1250 ग्राम के लगभग होता है। इस प्रकार लगभग 1.25 केजी अथवा 1.35 केजी ये मानव मस्तिष्क का भार होता है। और ये एक ऐसी रचना होती है जो दोनों रूपों में कार्य करती है। दोनों रूपों में कार्य करती है से क्या तात्पर्य है, ये स्थूल रूप में भी कार्य करती है और ये सूक्ष्म रूप में भी कार्य करती है। इसको हम उस तरीके से भी समझ सकते हैं,
जिस प्रकार कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, एक हार्डवेयर जिसको छूकर देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर जिसके अंतर्गत उस कंप्यूटर की प्लानिंग चलती है। ठीक उसी प्रकार इस मस्तिष्क में दोनों ही प्रकार के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसको छूकर भी देखा जा सकता है और इसके अंतर्गत जो प्लानिंग चलती है वो इसका इंटरनल सॉफ्टवेयर होता है, वो इसको संचालित करने का कार्य करता है। मानव मस्तिष्क की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि जीवन के पहले 5 वर्षों में इसका विकास बहुत तेजी से होता है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो लगभग 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष तक इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग इसके अंतर्गत फीड की जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं। यदि कंपेयर किया जाए मस्तिष्क तेज चलता है अथवा कंप्यूटर तेज चलता है, तो यहां पर एक सामान्य सा उत्तर आता है कि इस मस्तिष्क की क्षमता का आकलन कहीं पर भी नहीं किया जा सकता। इसकी क्षमताएं, इसकी कार्यकुशलता वो अनंत और असीमित होती है और ये अगर देखा जाए तो कंप्यूटर से भी तेज गणना करने में सक्षम होता है। मानव मस्तिष्क के अंदर इतनी शक्ति और क्षमता होती है कि इसका आकलन नहीं किया जा सकता है। और मानव मस्तिष्क के विषय में यहाँ पर बिंदु आता है कि ये मानव मस्तिष्क जीवन के पहले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में बहुत तेजी से विकसित होता है और इसके बाद ये अपना एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इसके उपरांत लगभग 50 इयर्स तक ये लगभग एक समान बना रहता है और 50 इयर्स के बाद इसमें सिकुड़न प्रारंभ हो जाती है और जिसके कारण विस्मरण अर्थात भूलना, निर्णय लेने की क्षमता में कमी आना, शरीर पर नियंत्रण कम होना आदि समस्याएं प्रकट होने लगती हैं। यहीं पर बिंदु आता है मानव मस्तिष्क का हम किस प्रकार अध्ययन करें, मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। तो यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं, मानव मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले अग्र भाग, इसका दूसरा पार्ट कहलाता है मध्य भाग और इसका तीसरा भाग कहलाता है पश्च भाग। मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूं प्रिय विद्यार्थियों, मस्तिष्क की क्षमता का आकलन नहीं किया जा सकता। यदि हम अपनी संकल्प शक्ति को, इच्छा शक्ति को मजबूत बनाते हैं तो हम इस मस्तिष्क की स्मरण शक्ति को बहुत बढ़ा सकते हैं और यदि हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे इसमें विस्मरण की क्रिया, इसमें फॉरगेटिंग की क्रिया तेज होने लगती है। हम सामान को रखकर कहीं पर भी भूलने लगते हैं। मैं अपने मूल बिंदु पर आता हूं, मूल विषय पर आता हूं। आज के हमारे सत्र का विषय है मनुष्य के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना। हमने यहां पर एक ही बिंदु को समझा, तंत्रिका तंत्र क्या है, जो हमारी सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, नियमन करता है और संयोजन करता है। इसके साथ साथ जो बाह्य वातावरण के साथ हमारे समायोजन को, हमारे सामंजस्य को स्थापित करता है, उस तंत्र को मानव तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। यहीं पर दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई न्यूरॉन कहलाती है, जिसमें सबसे कम रीजनरेशन पावर पाई जाती है। यहीं से अगला बिंदु आता है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन 3 भागों में बांट कर किया जाता है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ENS अर्थात ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत क्या क्या होता है, इसके अंतर्गत किन किन अंगों का समावेश होता है। तो हमें यह समझना चाहिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण अंगों का वर्णन आता है। सबसे पहले यहाँ पर आता है मानव मस्तिष्क और दूसरा यहाँ पर आता है स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। अब हम पढ़ रहे हैं मानव मस्तिष्क क्या है, तो हमने पढ़ा हमारे शरीर के शीर्ष भाग में, ऊपरी भाग में एक अखरोट के समान बड़ी रचना होती है जिसे मानव मस्तिष्क कहा जाता है और ये एक बहुत जटिल रचना होती है जो दोनों रूपों में कार्य करती है, जो हार्डवेयर के रूप में भी कार्य करती है और सॉफ्टवेयर के रूप में भी कार्य करती है। हार्डवेयर से तात्पर्य होता है जो स्थूल रूप से दिखलाई देती है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा पुरुषों में इसका वजन 1.350 केजी होता है और महिलाओं में 1.250 अर्थात 1 किलोग्राम और 250 ग्राम ये महिलाओं में इसका वेट होता है। इसके साथ साथ हमने यहीं पर अध्ययन किया
कि इस मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जाता है। इसका भी मस्तिष्क का भी जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। इसका सबसे पहला भाग कहलाता है अग्रभाग, जिसे हम कहते हैं फोर ब्रेन। इसका दूसरा भाग होता है वो होता है मध्य भाग, जिसे हम कहते हैं मिड ब्रेन। और इसका सबसे पीछे वाला भाग होता है जिसे हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। तो इस प्रकार मानव मस्तिष्क के भी 3 भाग हुए, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। मेरा आपसे निवेदन है, जो जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको आप लिख कर स्मरण करें। आपका विषय पूर्ण रूप से स्पष्ट हो और तंत्रिका तंत्र से संबंधित अनेक क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं में प्राय पूछे जाते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं अग्रभाग के अंतर्गत क्या क्या होता है। तो इसमें से भी जो जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको लगते हैं उनको आप अवश्य ही नोट करें। देखो यहां पर आता है अग्रभाग, जिसे एक गुंबज की तरह रचना होती है। अग्रभाग क्या है, मस्तिष्क का अग्रभाग क्या है, फोर ब्रेन क्या है, तो वो एक गुंबज की तरह रचना होती है और जिसे सेरिब्रम कहा जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको लिख कर नोट करना और हमेशा के लिए स्मरण करना, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो यहीं पर सही उत्तर आता है, द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सेरिब्रम क्या है, अग्र मस्तिष्क का अग्र भाग, वो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। और केवल बड़ा भाग ही नहीं होता बल्कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्रियाओं को संपादित करता है। आप कभी भी स्मरण करना, जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं, जब भी हम कोई गहन चिंतन मनन करते हैं, तो हम मस्तिष्क के अग्र भाग पर ही अपनी चेतना को केंद्रित करते हैं, अपने आप को फोकस करते हैं। प्राय सिर में दर्द भी अगले भाग में होता है जब हम बहुत ज्यादा मनन और चिंतन करते हैं। यहां पर हम उसी भाग की बात कर रहे हैं जो मस्तिष्क का सबसे अगला भाग है, जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और जिसका कार्य सोच विचार करना, जिसका कार्य निर्णय लेना, जिसका कार्य बुद्धि, इच्छा, आवेग और स्मरण जैसी महत्वपूर्ण क्रियाओं को पूर्ण करना होता है। मैं एक बार पुनः इसको रिपीट करता हूं। यहां पर समझा गया मस्तिष्क का अग्रभाग, जिसे हम कहते हैं सेरिब्रम, ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और ये स्मरण का, ये चिंतन मनन का महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये हमने बताया कि ये अग्रभाग में स्थित होता है। इसके साथ ही मस्तिष्क के अग्रभाग में 2 महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। इस बिंदु को भी आप बहुत अच्छी तरीके से नोट करें, स्मरण करें। मस्तिष्क के अग्रभाग में 2 महत्वपूर्ण बिंदु, 2 महत्वपूर्ण केंद्र और होते हैं। एक होता है थैलेमस और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। ये 2 केंद्र भी मस्तिष्क के अग्रभाग में ही स्थित होते हैं। थैलेमस जो भी संवेदनाएं आती हैं, जो भी बाहरी वातावरण से संवेदनाएं आती हैं, उनको ग्रहण करने का कार्य करता है। और आपने पूर्व में भी सुना होगा हाइपोथैलेमस, ये मस्तिष्क का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ये वही स्थान होता है जहां पर सर्केडियन क्लॉक उपस्थित होती है, जैविक घड़ी उपस्थित होती है, जो हमारी सभी क्रियाओं को नेचुरल वे में, प्राकृतिक रूप में कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। हाइपोथैलेमस वही भाग है जहां पर पिट्यूटरी ग्रंथि उपस्थित होती है, जो हमारे पूरे शरीर के हार्मोन्स को नियंत्रित करने का कार्य करती है। देखो मैंने आपको यहीं पर समझाया, हाइपोथैलेमस वो भाग होता है जहां पर सर्केडियन क्लॉक, जहां पर जैविक घड़ी पाई जाती है। ये वही भाग होता है जहां पर पिट्यूटरी ग्रंथि उपस्थित होती है। इस प्रकार ये हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का या हमारे शरीर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसके साथ साथ हाइपोथैलेमस शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। यहीं से दूसरा मस्तिष्क का भाग आता है जिसे कहा जाता है मध्य भाग। और मध्य भाग के विषय में यदि हम डिस्कस करें, चिंतन करें, तो इसका संबंध हमारे देखने और सुनने की क्रिया से होता है। जो भी ध्वनि की तरंगे, जो भी प्रकाश की तरंगे, वो भले ही नेत्रों पर आती है या कर्ण पर आती है, वो यहां से सीधी जाती है मस्तिष्क के मध्य भाग पर। और वहां पर इस बात का निर्णय होता है कि हम कैसा हम देख रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं,
उसका निर्णय मस्तिष्क के मध्य भाग में होता है। इस प्रकार मस्तिष्क के मध्य भाग का कार्य संवेदनाओं पर, जो भी संवेग बाहर से आते हैं, जो संवेदनाएं आती हैं, उनको ग्रहण करना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना होता है। मैंने यहां पर आपको समझाया, मस्तिष्क के मध्य भाग का कार्य बाहरी संवेदनाओं से ज्ञान प्राप्त करना होता है। यहां पर मस्तिष्क का तीसरा भाग आता है, मस्तिष्क का पश्चिम भाग, जिसे कहते हैं हाइंड ब्रेन। ये वो भाग होता है जहां पर पोन्स और एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, स्थान होता है, जिसे कहते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा। और इसका तीसरा पार्ट होता है जो कहलाता है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या है? ये पीछे वाले भाग में, ये मस्तिष्क के पीछे वाले भाग में उपस्थित होता है। यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो मस्तिष्क का सबसे बड़े वाला भाग था, जिसको हमने सेरिब्रम कहा था, वो मस्तिष्क के अग्र भाग में उपस्थित था। और यहां पर पश्चिम भाग की जो बात आई, तो यहां पर आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम मस्तिष्क के पश्चिम भाग में उपस्थित होता है। और यहां पर जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जो हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, जैसे छींकना, जैसे हृदय की गति, जैसे वमन, इन सब का यहां पर केंद्र होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अवश्य ही स्मरण करना, प्राय ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे मस्तिष्क में हृदय गति और श्वसन गति का केंद्र कहां पर उपस्थित होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहां पर एक उत्तर आता है, मस्तिष्क में मेडुला ओब्लोंगेटा नामक भाग, मस्तिष्क का मेडुला ओब्लोंगेटा भाग, ये हृदय गति को और हमारी श्वसन गति को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इस प्रकार मस्तिष्क के अंतर्गत मेडुला ओब्लोंगेटा हृदय गति को और श्वसन दर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ हमारे भोजन का भी, अर्थात हमें भूख कहां पर लगती है, कैसे लगती है, तो उसका केंद्र भी यहीं पर होता है। इसके साथ साथ हमारे चलने की स्थिति, हमारे पूरे शरीर में मांसपेशियों पर नियंत्रण, ये कार्य भी मस्तिष्क के पश्चिम भाग के द्वारा किया जाता है। मैं एक बार विषय की पुनरावृत्ति करता हूं, जिससे आपको विषय अच्छी प्रकार स्पष्ट हो जाए। मस्तिष्क का पश्चिम भाग, जिसके अंतर्गत, मस्तिष्क के पश्चिम भाग के अंतर्गत मेडुला ओब्लोंगेटा और सेरिबेलम, इसका समावेश होता है, पोन्स का समावेश होता है। यहां पर सबसे प्रथम कार्य होता है रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे छींकना, उल्टियां होना, इस प्रकार का जो केंद्र होता है वो मस्तिष्क के पश्चिम भाग में होता है। दूसरा, मैंने आपको यहां पर बतलाया कि हृदय गति और श्वसन दर, इन दोनों का नियंत्रण भी पश्चिम भाग से होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा से होता है। इसके साथ साथ यहीं से ही, मस्तिष्क के पश्चिम भाग से ही हमारे मांसपेशियों पर नियंत्रण की क्रिया संपादित की जाती है। अर्थात हमारे खड़े होने की स्थिति, हमारे कार्य करने की स्थिति, हमारे संतुलन की स्थिति, बैलेंस की स्थिति, ये मस्तिष्क के पश्चिम भाग से नियंत्रित होती है। इस प्रकार हमने मस्तिष्क के 3 भागों का अध्ययन किया, अग्र भाग का, मध्य भाग का और पश्चिम भाग का। और मैं यहीं पर आपको समझाना चाहता हूं, मस्तिष्क किसका भाग है? मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 प्रमुख भाग होते हैं। पहले के अंतर्गत आता है मस्तिष्क, और इसका दूसरा प्रमुख अंग होता है जिसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जिसे कहते हैं मेरुरज्जु। मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड देखने में स्थूल होती है, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारी तंत्रिकाओं का समावेश होता है। इसके माध्यम से बहुत सारी संवेदनाएं, ज्ञान हमारे मस्तिष्क तक जाती है, और मस्तिष्क के बाद में पूरे शरीर पर इसी के माध्यम से, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही पूरे मस्तिष्क के आदेशों को और निर्देशों को प्रेषित किया जाता है। यहां पर बिंदु आता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है? मानव मेरुरज्जु का निर्माण मस्तिष्क से लेकर नीचे पृष्ठ भाग तक होता है। यह लगभग 45 सेंटीमीटर होती है, और आपको स्मरण होगा इसके अंतर्गत 26 वर्टिब्रा, कशेरुकाओं का समावेश होता है। स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण कितनी कशेरुकाओं से होता है? स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण 26 स्पाइनल वर्टिब्रा से मिलकर हमारी स्पाइनल कॉर्ड बनती है। 26 वर्टिब्रा से मिलकर हमारी स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण होता है। और
इसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। यहीं पर मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसके अंतर्गत सूक्ष्म तंत्रिकाओं का एक पूरा जाल होता है और इसके माध्यम से क्या होता है, हमारे हाथों से, पैरों से, शरीर के विभिन्न अंगों से ये तंत्रिकाएं ज्ञान को ग्रहण करते हुए मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। हमारे जितने भी कार्य होते हैं, हमारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सब का आधार हमारा मेरुदंड होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। प्राय ऐसा बहुत बार कहा जाता है, हमारे जीवन का आधार, हमारे शरीर का आधार हमारे स्पाइनल कॉर्ड होती है। यहाँ पर प्रश्न आता है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही हमारी सारी ज्ञान तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक जाती हैं और मस्तिष्क से भी जो आदेश हमें प्राप्त होते हैं वो भी हमें मेरुरज्जु के द्वारा ही, वो भी हमें स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्पाइनल कॉर्ड, इस प्रकार मेरुरज्जु हमारे तंत्रिका तंत्र का, अथवा हम कहें तो हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है और इन दोनों के मिलने से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। हमने आज के इस सत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विषय में अध्ययन किया। हमने आज के इस सत्र में तंत्रिका तंत्र के विषय में जाना, तंत्रिका तंत्र के 3 भागों के विषय में जाना और उसके साथ साथ हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हमने अध्ययन किया। इसके बाद हम इसी प्रकार अपनी दूसरी वीडियो के माध्यम से यहां से अगला जो पोर्शन आता है, परिसरीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, उसका अध्ययन हम अगली वीडियो के अंतर्गत करेंगे। इस प्रकार की कक्षाओं के माध्यम से हमारे पास एक अच्छा साधन बनता है कि हम अपने विषय को, अपने ज्ञान को स्पष्ट पूर्वक, सहजता पूर्वक, आसानी से हम अपने विषय का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं और स्थायी रूप से अधिगम कर सकते हैं, विषय को अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आज के इस सत्र के माध्यम से आपको बहुत सारे नवीन तथ्य, आपको बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई होगी और हम इसी प्रकार अगली कक्षा के माध्यम से इस विषय को पूरा करेंगे, इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। इस विषय से संबंधित आपकी कोई भी जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, उसको आप कमेंट सेक्शन में अवश्य शेयर करें। और आज के इस सत्र में सम्मिलित होने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस सत्र को पूरा करते हैं। ओम शांति।